स्वागत है आप सभी का। और आज का हमारा टॉपिक है तनों में रूपांतरण या मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अब तक हमने पढ़ चुके हैं कि स्टेम मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम और अंडरग्राउंड स्टेम। वायवीय तना, अर्धवायवीय तना और भूमिगत तना। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, तने का मुख्य रूप से कार्य होता है पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना, यांत्रिक सहारा प्रदान करना। इसके अलावा कंडक्शन ऑफ फूड, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये मुख्य रूप से काम स्टेम के होते हैं, तने के होते हैं। लेकिन कभी कभी तना में कुछ कार्यों को करने के लिए वह मॉडिफाइड हो जाता है, वह रूपांतरित हो जाता है, और ऐसा तना जो है वो मॉडिफाइड स्टेम या रूपांतरित तना कहलाता है। और यह रूपांतरण हम अर्धवायवीय तना, वायवीय तना और अंडरग्राउंड तना तीनों में देखते हैं। इस प्रकार का रूपांतरण हम कहां देखते हैं? अर्धवायवीय तने में देखते हैं, भूमिगत तने में देखते हैं और वायवीय तने में देखते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन या वायवीय तने में पाए जाने वाला रूपांतरण। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, वायवीय तना वह तना होता है जिसका अधिकांश भाग वायु में उपस्थित होता है, भूमि के ऊपर स्थित होता है। ऐसे तने को हम वायवीय तना कहते हैं। और वायवीय तना मुख्य रूप से पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, उसको एक सीधा खड़े रहने में सहायता प्रदान करता है। लेकिन कभी कभी तना जो है, वायवीय तना जो है, वो अपने सामान्य कार्यों के अलावा, जैसे कि हमने तने के सामान्य कार्य देखे, उनके अलावा कुछ और भी कार्य करने लग जाते हैं। और जब वायवीय तने में इस प्रकार का रूपांतरण होता है, तब इस प्रकार के रूपांतरण को हम वायवीय तने में रूपांतरण या एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन कहते हैं, या मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम कहते हैं। जब हम वायवीय तने में रूपांतरण की बात करते हैं तो यह रूपांतरण अनेक प्रकार का हो सकता है। अब यह रूपांतरण कौन कौन से हैं उनको हम समझते हैं। सबसे पहले है पर्णाभ स्तंभ या फाइलोप्लेट। क्या होता है फाइलोप्लेट? पर्णाभ स्तंभ, स्तंभ का पर्ण के आकार में परिवर्तित होना। भाई पर्ण, पत्ता कैसा होता है? हरे रंग का होता है, चपटा होता है, ठीक है। जब तना रूपांतरित होकर पत्ती के आकार का हो जाता है, तब इस प्रकार के तने को पर्णाभ स्तंभ कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब तना रूपांतरित होकर पत्ती के आकार का हो जाता है, तब इस प्रकार की जो तने हैं, उस तने को हम पर्णाभ स्तंभ कहते हैं। ऐसा तना चपटा, मोटा तथा मांसल हो जाता है। कैसा हो जाता है भाई? चपटा, मोटा तथा मांसल हो जाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यह डायग्राम एक नागफनी के पौधे का है, जिसका तना कैसा हो गया? फ्लैट हो गया है, चपटा हो गया है, मांसल है तथा हरे रंग का हो गया है। भाई इस प्रकार का जो मॉडिफिकेशन है वो किसमें देखने को मिल रहा है? नागफनी में देखने को मिल रहा है, कैक्टस में देखने को मिलता है, कोको लोबा में देखने को मिलता है, और साथ ही केजुराइना जैसे जीरोफाइटिक प्लांट में देखने को मिलता है। ठीक है, क्यों देखने को मिलता है? ऐसा क्या वजह है कि पौधे अपने आप को रूपांतरित कर रहे हैं? तो इसका कारण सिंपल सा है कि ये सारे के सारे पौधे जो है वो जीरोफाइटिक नेचर के मरुस्थली भागों में पाए जाते हैं। और मरुस्थलों में आपको मालूम है कि पानी की कमी होती है। पहली बात तो पानी की कमी होती है, दूसरी बात उस क्षेत्रों में वनस्पति की कमी होती है, तीसरी बात ऐसे क्षेत्र जो है गर्म क्षेत्र होते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों से लड़ने के लिए तने में रूपांतरण पाया जाता है। अगर आप मान के चलिए पानी की कमी है, तो पानी को अपने शरीर के अंदर स्टोर करके रखना पड़ेगा, पानी को बेवजह खर्च नहीं करना पड़ेगा, अर्थात वाष्पोत्सर्जन को रोकना पड़ेगा। ठीक है, अगर वनस्पति की कमी है तो किसी अन्य पशु का चारा ना बन जाए, पशुओं का चारा ना बन जाए, तो उससे रोकने के लिए अपने आप में मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। और साथ ही अगर मान के चलिए गर्म क्षेत्र है तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी यहाँ पर ज्यादा होगी,
तो उसको रोकने के लिए अपने शरीर में मॉडिफिकेशन करना होगा। और यही सारे कार्यों को करने के लिए जो तना है वो कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है, मोटा हो जाता है तथा मांसल हो जाता है। तो इस प्रकार का जो मॉडिफिकेशन है इसको हम क्या कहते हैं, पर्णाभ स्तंभ या फाइलोप्लेट कहते हैं। चलिए आगे बढ़े। दूसरा जो मॉडिफिकेशन है एरियल स्टेम में, जो दूसरा मॉडिफिकेशन है इसको हम बोलते हैं स्तंभ प्रतान या स्टेम टेंड्रिल। क्या होता है भाई, अगर आप डायग्राम की तरफ ध्यान देखें तो यह एक तना है और तने का यह संधि स्थल है, ठीक है, नोड वाला स्थल है जहां से लीफ निकली है, और यहां पर ऑक्सिलरी बर्ड्स पाई जाती है। जब ऑक्सिलरी बर्ड्स कक्षस्थ कलिकाएं रूपांतरित होकर लंबे पतले धागे नुमा तथा स्प्रिंग के समान संरचना में परिवर्तित हो जाती है, तब इस प्रकार की संरचना को स्टेम टेंड्रिल कहा जाता है, टेंड्रिल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि जब कक्षस्थ कलिका लंबे पतले धागे नुमा तथा स्प्रिंग नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाती है, तब हम इसे क्या कहते हैं, पर्णाभ प्रतान या स्टेम टेंड्रिल कहते हैं। और इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है कद्दू, लौकी, अंगूर में पाया जाता है, और यह आरोहण में सहायता करता है। इसे हम एक डायग्राम के थ्रू देखें या इसे चित्र के माध्यम से हम देखें। अगर आप देखें तो ये अंगूर की बेल है जिसे मैंने लाया हुआ था, और ये लगभग सूखने पे आ गई है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये वाला एरिया देखिएगा, जब आप ये वाला एरिया देखेंगे तो ये इसकी लीफ है, पत्ती है, और यहाँ पर ये देखेंगे यहाँ पर कक्षस्थ कलिका पाई जाती है, और इसी कक्षस्थ कलिका से आप देख रहे हैं कि ये लंबी पतले धागे नुमा संरचना निकल रही है, स्प्रिंग नुमा संरचना निकलती है, जिसको कि क्या कहा जाता है, स्टेम टेंड्रिल या स्तंभ प्रतान कहा जाता है। जनरली इस प्रकार की जो संरचना है वो क्लिम्बिंग में सहायता करती है, आरोहण में सहायता करती है। चलिए दूसरी संरचना की बात करें, स्टेम थॉर्न या स्तंभ सूल। जब कक्षस्थ कलिका लंबी पतली तथा नुकीली संरचना में परिवर्तित हो जाती है, तब इस प्रकार की संरचना को हम स्टेम थॉर्न या स्तंभ सूल कहते हैं। जब कक्षस्थ कलिका शाखा के स्थान पर कड़ी तथा नुकीली संरचना में बदल जाता है, तब इस प्रकार की संरचना को हम क्या कहते हैं, स्तंभ शूल कहते हैं, स्पाइन्स कहते हैं। इस पर पत्तियां, फूल अथवा शाखाएं उत्पन्न हो जाती है। यहां पर आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये इंडोजीनस होती है, इनकी उत्पत्ति जो है अंतर्जात होती है, अर्थात सबसे जो अंदर वाला जो भाग होगा उस अंदर वाले भाग से इनकी उत्पत्ति होती है। जैसे आपने देखा होगा बेर में जो कांटे होते हैं, ठीक है, बेर में जो कांटे होते हैं, नींबू में जो कांटे होते हैं, करोंदा में जो कांटे होते हैं, या बेल में जो कांटे होते हैं, ये कांटे किसका एग्जाम्पल है, स्तंभ सूल का एग्जाम्पल है, स्टेम थॉर्न का एग्जाम्पल है। बोगनवेलिया में भी इस प्रकार के जो स्पाइन्स पाए जाते हैं। एक और इसकी पहचान ये है कि जब आप इसको तोड़ने की कोशिश करते तो टूटते नहीं है आसानी के साथ, और ये चमड़े को खींचते हुए बाहर निकलते हैं। भाई चमड़े को खींचते हुए बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब है बाहरी छाल को खींचते हुए बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये इनकी उत्पत्ति कैसी है, अंतर्जात है, अंदर से इनकी उत्पत्ति हुई है। चलिए एक और मॉडिफिकेशन हम देखें जिसको हम बोलते हैं स्टेम हुक। स्टेम हुक स्तंभ सूल और स्तंभ सूक या स्टेम हुक दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, दोनों लगभग सेम संरचना है। केवल एक स्तंभ सूल की बात करें तो एक सीधी संरचना के रूप में होता है, जबकि स्तंभ सूक की सबसे बड़ी पहचान ये है, ये हल्का सा मुड़ा हुआ होता है। जैसे आपने देखा होगा गुलाब में अक्सर हम कहते हैं कि उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, लेकिन वो कांटे नहीं है, वो एक्चुअल में कहना चाहिए स्तंभ सूक का एग्जाम्पल है। ठीक है, जब आप उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो आसानी के साथ टूट जाता है, और जिसका मतलब ये है कि इसकी उत्पत्ति जो है वह एक्सोजीनस होती है, बाहरी होती है। ठीक है, अर्थात इसकी उत्पत्ति एपिडर्मिस अथवा कॉर्टेक्स से होती है। ठीक है, और इस प्रकार की जो संरचना है वो किसमें पाई जाती है, गुलाब में पाई जाती है, बिग्नोनिया में पाई जाती है। अब यहां पर एक बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिएगा कि स्टेम थॉर्न की उत्पत्ति किससे होती है,
इंडोजिनस होती है, अंतर्जात होती है, जबकि स्टेम हुक की उत्पत्ति जो है वो कैसी होती है, एक्सोजीनस होती है, कॉर्टेक्स या एपिडर्मिस से होती है। तो दोनों के बीच में अंतर आपको बस इतना ध्यान में रखना है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं पर्णाप पर्व की या क्लेडोड की। ये काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर इससे संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। यह पर्णाभ स्तंभ का ही रूपांतरण है। आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने पर्णाभ स्तंभ देखा है और उसी का रूपांतरण क्या है, पर्णाभ पर्व है। ऐसा पर्णाभ पर्व जिसमें एक या दो पर्व पाए जाते हैं, ऐसा पर्णाभ स्तंभ जिसमें एक या दो पर्व पाए जाते हैं, इनको हम पर्णाभ पर्व कहते हैं। इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है वो सतावर में देखने को मिलते हैं, एस्परेगस में देखने को मिलते हैं। ये इसमें एक ही पर्व उपस्थित होता है, जबकि रसकस में दो पर्व उपस्थित होते हैं। यहाँ पर आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये स्टेम है और स्टेम से एक ब्रांच निकली हुई है और ये जहां से इसकी ब्रांच निकली हुई है उसी पर देख रहे हैं कि जो लीफ निकलती है वो लीफ किस में कन्वर्ट हो गई है, स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गई है। और इसी की ब्रांच से, इस ब्रांच वाले भाग से जहां पर आप देखेंगे कि ये जो संरचनाएं निकली है ये क्लेडोड निकली हुई है, जिसके आधार वाले भाग पर इसके लीड्यूस लगे हैं। साथ ही यहाँ पर ऑक्सिलरी बर्ड्स भी उपस्थित होती है। केवल आपको इतना भर ध्यान रखना है कि इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ फाइलोप्लेट, ये उसका छोटा रूप है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं प्रकलिका की। प्रकलिका जनरली इसको हम क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, बुलबिल्स कहते हैं। जो ऑक्सिलरी बर्ड्स होती है, तने पत्तियां जहां से निकलती है वहां पर जो ऑक्सिलरी बर्ड्स पाई जाती है, कक्षस कलिका पाई जाती है, कभी कभी क्या होता है कि यह भोज्य पदार्थों को संग्रहित करके फूल जाती है और जब कब इस प्रकार की जब फूल जाती है तब इस प्रकार की जो संरचना बनती है इसको कहा जाता है प्रकलिका। इस प्रकलिका का फॉर्मेशन जो है वो दो प्रकार की से हो सकता है, फ्लोरल बड से हो सकता है, पुष्पिकलिका से हो सकता है, या फिर कक्षस कलिका से हो सकता है। ठीक है, जहां मुख्य रूप से रिप्रोडक्शन में सहायता करती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यह सहायता करती है। इस प्रकार की जो संरचनाएं हैं एगेव तथा डायोस्कोरिया में देखने को मिलता है। इवन अगर आप देखें तो जो लहसुन होते हैं, लहसुन का जो सबसे नीचे वाला भाग होता है उस नीचे वाले भाग में बहुत सारी पतली पतली धागेनुमा संरचनाएं गुच्छों में निकलती है। इन्हीं संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, प्रकलिका या बुलबिल्स कहते हैं, जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से आपने वायु कणों में रूपांतरण को देखा और ये रूपांतरण कौन कौन से थे, पर्णाभ स्तंभ के रूप में थे, स्तंभ प्रतान के रूप में थे, स्तंभ सूल के रूप में थे, स्तंभ सूक या स्टेम हुक के रूप में थे, साथ ही पर्णाभ पर्व या क्लेडोड के रूप में थे और साथ में बुलबिल्स या प्रकलिका के रूप में थे। तो उम्मीद करूंगा कि इन सारी चीजों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इसे अपनी कॉपियों में जरूर नोट करें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पर्णाभ पर्व और पर्णाभ स्तंभ के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसका अध्ययन करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।